Very good morning to all. Today, a very important topic of biology, that the name of the topic is called blood. It's a very important topic. Blood topic पूरे टिश्यू का 50% सिलेबस को कवर करता है. उसी के साथ आज थोड़ा हम आपको झलक दिखलाते हैं कि what are the questions are important in the blood. So name of the topic, blood. सबसे पहले ब्लड में क्वेश्चन क्या है, टाइप्स इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या आता है, और उसके बारे में उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में, इरिथ्रोब्लास्टोफिलिसिस के बारे में, और ब्लड एग्लूटिनेशन के बारे में, और बम्बई ब्लड ग्रुप. सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू ब्लड. उसके बाद ब्लड के टाइप्स जो है, एक सेलुलर पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है. सेलुलर पार्ट में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा है. उसके बारे में, और जब ब्लड खत्म होता, फिनिश होता, उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है लसिका. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लिम्फ. लिम्फ से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्लड. सबसे पहले बात करेंगे पीएच. ब्लड का पीएच 7.4 है और एग्जैक्ट 7.35. अब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एक पीएच स्केल था जिसमें नंबरिंग 0 से 14 था और इस 7 बीच में था. अगर किसी का पीएच अगर 7 होगा, अगर किसी का पीएच 7 होगा तो ये न्यूट्रल होगा. इसी को बोलेंगे सॉल्ट भी बोलेंगे, इसी को उदासीन बोलेंगे. और 7 से अगर ज्यादा होगा तो इसे बेस बोलेंगे. इसी को क्षार भी कहते हैं. और 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा, जिसे अम्ल कहते हैं. इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ इससे. पीएच स्केल जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम सोरेंसन था और इन द ईयर 1909 में इन्वेंट किए थे. फिर से एक बार, टॉपिक का ब्लड का पीएच 7.4 है. पीएच स्केल में पीएच में पी एक पोटेंज होता है. पी मींस पोटेंज, पी मींस पोटेंज, और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है. नीदर इट इज ए लैटिन और ग्रीक, बट इट इज ए P, potent, it is a German word. It means power. That is called power. तो अभी हमने ब्लड के बारे में एक पॉइंट बताया, उससे रिलेटेड, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हो गया कि सर ब्लड का पीएच 7.35 होता, अप्रोक्स ऑप्शन में 7.4 रहता. 7.4 अर्थात 7 से स्लाइटली ज्यादा, तो ये इसका नेचर क्या हो गया, स्लाइटली अल्केलाइन. स्लाइटली अल्केलाइन, या हम ये कह सकते हैं हिंदी में हल्का क्षारीय. तो एक पॉइंट से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको बनता है. ब्लड का पीएच 7.4. पीएच में पी पोटेंज होता, एच मींस हाइड्रोजन. पिछले बार बीपीएससी में पूछा था कि कोई भी एसिड होगा, कोई भी अगर अम्ल होगा तो उसमें कौन सा एलिमेंट होना जरूरी है, तो एच होना जरूरी है. पीएच में एच होना, हाइड्रोजन एलिमेंट जरूरी है. पी पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स पावर, और इसका पीएच 7.35 अगर नेचर पूछेगा हल्का क्षारीय. और दूसरा केमिस्ट्री के सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे ब्लड का नेचर. आप सब्सटेंस के बारे में, मेटर के बारे में पढ़े होंगे, तो एक पढ़े होंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन. तो ब्लड का नेचर कोलाइडल है. ट्रू सॉल्यूशन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा कोलाइडल का, उससे बड़ा सस्पेंशन का साइज होता है. जिस टॉपिक में आप सोल्यूट, सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो ब्लड का
अगर पीएच पूछेगा तो 7.4, नेचर पूछेगा किस तरह होता है तो कोलाइडल नेचर का होता है। पीएच स्केल को किसने दिया तो सोरेनसन ने दिया। क्वेश्चन पूछता नंबरिंग 1 to 14, 2 to 14, 0 14 और या नन, तो बोलेंगे पीएच स्केल में नंबरिंग 0 to 14 होता। 7 से मोर देन 7, तो ये बेस 4, लेस देन 7 एसिड। तो जैसे जैसे इधर आते जाएंगे एसिडिटी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ता जाएगा। और बता दिए 7 पर आएगा तो न्यूट्रल सॉल्ट उदासीन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा कुल वेट, टोटल वेट फाइव से 5.5 लीटर, और जनरली लिख सकते हैं 5.5 लीटर, ऑप्शन में यही रहता है। टोटल ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, टोटल ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड तो 5.5 लीटर। सेकेंड पॉइंट, दीज आर द स्टैटिकल क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। दूसरा, कुल वेट का 7%। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड से रिलेटेड डिजीज जो सबसे फेमस है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इसी को कहते हैं राजसी रोग, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रॉयल डिजीज। तो हमने बताया, और ये ब्लड का नेचर अगर टिश्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि टिश्यू का पार्ट है, तो इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में तरल संयोजी उत्तक। एक बार ध्यान से देखते हैं जितने पॉइंट के बारे में पढ़े हमने, कि सर आज का टॉपिक ब्लड है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है जिसके अंग्रेजी में, इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कुल वेट का ब्लड 7%, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड 5.5 लीटर, ब्लड का पीएच 7.4, और 7.4 को रिवर्स करेंगे तो यह होगा 4.7, 4.7। ये ब्लड की विस्कोसिटी हो गई, ब्लड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को कहते हैं हिंदी में श्यानता। जिस तरह हम लोग चलते हैं तो वहां पर जो अपोजिशन फोर्स होता है, जो हम लोग को मूवमेंट में, लोकोमोशन में मदद करता है, उसे कहते हैं घर्षण, फ्रिक्शन। उसी तरह लिक्विड और गैस में जो अपोजिशन फोर्स होता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। और एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, यूनिट इसका होता है पॉइंट्स। तो हमने कहा ब्लड का पीएच 7.4, अब 7.4 को रिवर्स करेंगे तो 4.7, ये ब्लड की विस्कोसिटी और श्यानता हो गई। तो एग्जाम में दो तरह क्वेश्चन होता है, एक डायरेक्ट वे में क्वेश्चन हो गया स्टैटिकल। अब एक एक करके टॉपिक में क्या क्या ब्लड में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड। ब्लड का दो टाइप्स होता, एक होता सेलुलर पार्ट, सेलुलर पार्ट जिसको हिंदी में कोशिकीय भाग कहते हैं। दूसरा होता लिक्विड पार्ट, द्रव भाग। कोशिकीय पार्ट में फर्स्ट है आरबीसी,
जिसे रेड ब्लड सेल या करपसल्स कहते, हिंदी में लाल रक्त कण। दूसरा WBC व्हाइट ब्लड सेल या करपसल, हिंदी में श्वेत रक्त कण कहते। और तीसरा प्लेटलेट्स है, जिसे हिंदी में बिंबाणु कहते। एक मिनट थोड़ा देखिएगा, आ रहे हैं। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि सर ब्लड को जनरली दो भागों में बांटा गया। पहला पार्ट है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट को कहते हिंदी में कोशिकीय भाग, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसे करपसल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड करपसल्स, हिंदी में लाल रक्त कण। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड करपसल्स, हिंदी में श्वेत रक्त कण। और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। और सेकेंड पार्ट जो होता लिक्विड पार्ट को कहते हैं द्रव भाग, इसी को कहते हैं प्लाज्मा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आरबीसी लिखा नहीं रहेगा, डब्ल्यूबीसी का नहीं रहेगा, इसका केमिकल नेम रहेगा। जैसे आरबीसी को इर्थ्रोसाइट कहते हैं, इर्थ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये था इंट्रोडक्शन ब्लड का। अब आगे देखिए, एक एक करके बताते हैं आप लोग को। आरबीसी, सबसे पहला आकार, इंग्लिश में कहेंगे शेप। आरबीसी का आकार बाइकनकेव नेचर होता है। बाय मीन्स दो, हिंदी में दुई कहेंगे, कनकेव माने अवतल, तो बाइकनकेव, बाइकनकेव। दूसरा कि सर आरबीसी का शेप हो गया बाइकनकेव। आरबीसी का रंग, कलर रेड होता। रेड क्यों होता? इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में इसको एचबी कहते हैं, एचबी। कितना बच्चे इसको एचजी लिख देता है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी, नॉट एचजी। एचजी अगर लिख देंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सीरम, दैट इज कॉल्ड मरकरी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण। तो सबसे पहला आरबीसी का आकार बाइकनकेव, आरबीसी का कलर रेड इन कलर। फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में, अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो, और अस्थि मज्जा बोन मैरो से रिलेटेड बीमारी जो होता है उसे कहते हैं थैलेसीमिया। बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा। नेक्स्ट, आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता। कभी क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? तो 1831 में। और न्यूक्लियस में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता और न्यूक्लियस में भी डीएनए होता। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया,
इन विच सेल ऑर्गेनली डीएनए इज फाइंड, तो न्यूक्लियस। अगर पूछेगा न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहां, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है कि सर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है कैमल और लामा। कैमल और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन जनरली आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। केंद्रक इंग्लिश में न्यूक्लियस। एक्सेप्ट ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, कैमल और लामा। क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2016 में, कि सबसे ज्यादा नमक का सेवन, सबसे ज्यादा सॉल्ट का यूज कंज्यूम कौन करता है, तो राइट आंसर इज ऊंट, लामा। अब आरबीसी, आरबीसी में हम बताए एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इट इज ए कंसिस्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, वन इज द हीमो, हीमो मीन्स आयरन, Fe2+, Fe2+, और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, तो राइट आंसर इज एमिनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर मीन्स एकलक क्या है, तो एमिनो एसिड। प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से बना है, तो 20। उस 20 एमिनो एसिड में 10 हम लोग को खाना से, डाइट से मिलता है, और 10 हमारे शरीर में सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से बना, और प्रोटीन जिससे बना तो वो मोनोमर हुआ, तो मोनोमर प्रोटीन का एमिनो एसिड हुआ, और एमिनो एसिड का पॉलीमर और बहुलक जिसे हिंदी में कहते हैं, वो प्रोटीन हुआ। कभी क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होता है, तो राइट आंसर इज प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से, डेफिशिएंसी से, स्कार्सिटी से बीमारी होता क्वाशरकोर और मेरेस्मस। अब केवल प्रोटीन में ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि बीपीएससी में ई ऑप्शन है, मोर देन वन। तो प्रोटीन के भी कमी से होगा, और कैलोरी की कमी से भी डिजीज होता है क्वाशरकोर। और प्रोटीन का खोज बर्जेलियस ने किया था, और प्रोटीन का नामांकन, नोमेनक्लेचर मुल्डर ने किया था। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, इट इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल और डाइट। तो प्रोटीन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कभी भी जितना भी देखते हैं ब्लड में, आगे पढ़ाएंगे आपको कोगुलेटिंग, एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर, फाइब्रिन, फिब्रोजेन, ये सभी लीवर में बनता, और ये सभी क्या है, प्रोटीन होते हैं। इसीलिए लीवर को हम लोग बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहते हैं, जैव रसायन का प्रयोगशाला। तो हमने क्या कहा, हीम मीन्स क्या हुआ, आयरन, हीम मीन्स क्या हुआ, आयरन, ग्लोबिन मीन्स क्या हुआ, प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता, वो दो वर्ड से बना, एक हीम मीन्स आयरन Fe2+, और दूसरा ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। अर्थात हेमोग्लोबिन एक प्रोटीजिनस कंपाउंड है, इससे वर्ड से मीनिंग यही पता लगा, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीजिनस कंपाउंड है जिसमें आयरन होता है, और आयरन की स्कार्सिटी होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और स्कार्सिटी ऑफ आयरन, देयर इज अ डिजीज टेक्स प्लेस, दैट डिजीज कॉल्ड एनीमिया। और इसका सिकल शेप होता है, देखते होंगे धान गेहूं काटने के लिए जो रखते हैं उसको सिकल कहते हैं, हिंदी जनरली हसुआ बोलते हैं। तो एनीमिया का आकार सिकल जैसा होता है, इसीलिए इस एनीमिया डिजीज को सिकल एनीमिया भी डिजीज कहते हैं। और ये किसकी कमी से हुआ, तो आयरन की कमी से, या हेमोग्लोबिन की कमी से, विटामिन B9, फोलिक एसिड की कमी से भी। तो अगर ऑप्शन में जो रहेगा आप उसमें टिक मारेंगे, तो जनरली यहां आयरन की कमी से क्या हुआ, एनीमिया, एनीमिया। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या हुआ है, तो इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। और जब ब्लड किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ब्लड में पाए जाने वाले पिगमेंट, रंग वर्णक जो हीमोग्लोबिन होते हैं, वो ब्लड से रिएक्शन करते हैं, माने ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और वो बनाते ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाते हैं, वो बनाते कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन वो परमानेंट कंपाउंड बनाता है। जब स्मोक करते हैं, पोल्यूटेंट निकलते हैं,
तो उससे रिएक्शन करता है, अब बाद में वही हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है। देखते होंगे सांस की बीमारी, कोरोना में किसको डैमेज कर रहा था? लंग्स। तो रेस्पायरेशन में, ब्रीदिंग के लिए, एक्सेल और इनहेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होता है? लंग्स। लंग्स का यूनिट क्या होता है? तो लंग्स का यूनिट होता है एल्वोलाई, जिसे हिंदी में कहते हैं कुपिका। तो इसका मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन ऑक्सीजन का परिवहन, अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि ब्लड रिएक्शन नहीं करता, ब्लड ऑक्सीजन से नहीं, ब्लड में पाए जाने वाले पिगमेंट हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है, वो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसको शॉर्ट में लिखते HbO2, इसका फार्मूला हो गया HbO2। और ये कंपाउंड टेम्पोररी कंपाउंड होता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्लड अर्थात हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता तो वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता, दैट इज कॉल्ड परमानेंट कंपाउंड। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू आरबीसी। और एक पॉइंट और यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, यूपीएससी में, कि सर इन द केस ऑफ फीटस, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो ब्लड का निर्माण उसके यकृत, जिगर, लीवर में होता है। तो भ्रूणावस्था में, हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में निर्माण यकृत में होता है। ऐसे कहां होता? बोन मैरो में, बता चुके हैं पहले अभी नीचे। और बोन मैरो से रिलेटेड जो डिजीज है उसे कहते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया याद रखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू बोन मैरो। यकृत, इसी को कहते हैं जिगर, इसी को कहते हैं लीवर। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर, जिसका वेट होता 1.5 से 2 kg। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। और हमने बता चुका है पहले ही कि आरबीसी का आकार जो होता ये बाइकनकेव होता। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में और भ्रूणावस्था में, इन द केस ऑफ फीटस, जब मां के गर्भ में होता है तो यकृत में या जिगर को हो या लीवर को हो। दूसरा पॉइंट, आरबीसी का में पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है दो शब्द से बना है, एक हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन होता और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन होता। आयरन Fe2+, तो आयरन की कमी से, तो इससे पता यह लग गया कि सर हीम में आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, कि सर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीजिनस कंपाउंड है जिसमें आयरन होता है, और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, इस सब के कमी के कारण जो डिजीज होता है उसे कहते हैं एनीमिया। और इसका आकार, शेप एंड साइज सिकल के जैसा होता, इसीलिए इसे बोलते हैं सिकल एनीमिया रोग। और हमने शुरू में बताया था एक जेनेटिक डिजीज होता है हीमोफीलिया, जिसे कहते हैं राजसी रोग। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के घर से संबंधित है, स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इससे राजसी रोग, इसी को रॉयल डिजीज कहते हैं। और यह एक जेनेटिक डिजीज है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज है जेनेटिक डिजीज, तो याद रखना हीमोफीलिया। और एक कलर ब्लाइंडनेस ऑप्शन में रहता है, अगर रहा तो ऑप्शन ई बीपीएससी के अनुसार मोर देन 1, अगर नहीं रहा तो हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज, राजसी रोग कहते हैं। और आरबीसी का इसका हमने नाम बता दिया था, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, these are the important prominent points related to RBC in which such question is asked in the examination number of times. So now we have to proceed toward second part, that is called WBC. It's a very important topic because WBC has two parts, one is the granulocyte, other is agranulocyte, कणिकामय, अकणिकामय। तो आगे देखते हैं। Next is called WBC. Why? Question it is, sir, why WBC is important for examination? तो WBC अब मेन टॉपिक बाय टॉपिक कंपेयर करते हैं कि आरबीसी का मेन फंक्शन इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आई मीन टू से दैट कि सर आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। पहला दिमाग में क्वेश्चन उठता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज प्रोमिनेंट। सेकंड है सर डब्ल्यूबीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सर डब्ल्यूबीसी इट इज कॉल्ड एज ए सोल्जर ऑफ द बॉडी। हिंदी में कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स हमारा शरीर का सिपाही है। सिपाही इसलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर के रोग निरोधक क्षमता, अंग्रेजी में कहते हैं इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। अगर जिस व्यक्ति का
इम्यून सिस्टम वीक होगा, फीबल होगा, वो जल्दी बीमार पड़ेगा। और जिसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा वो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि WBC का मुख्य कार्य हुआ टू इनहांस और टू प्रमोट द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। हिंदी में कहेंगे सर यह हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो WBC का मुख्य कार्य समझ आ गया। सबसे पहला पॉइंट, व्हाइट ब्लड सेल्स पहले बता दिए थे, व्हाइट ब्लड सेल। और आरबीसी का जीवन काल एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं लाइफ स्पैन, वो 120 डेज का होता है, 120 डेज। यही बार बार पूछता है, अगर ब्लड से लाइफ स्पैन जीवन काल समय अवधि पूछता है तो आरबीसी का ही जनरली पूछता है। हमने कहा था कि आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। और ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार मैंने बोल रहा है, ये टिश्यू का पार्ट है और 50% to 60% सिलेबस ऑफ द एनिमल टिश्यू इट इज कवर्ड बाय ब्लड ओनली। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड पॉइंट, सर इसमें केंद्रक न्यूक्लियस इज फाउंड। तो आप लोग जब नोट बनाते हैं तो पूरा नहीं लिखिए, केंद्रक लिखिए, टिक मार दिए, होता है। केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। सेकेंड, जीवन काल, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड वर्ड नहीं यूज करना है। टाइम पीरियड होता है हिंदी में आवर्त काल। फिजिक्स में जब पढ़ेंगे वेव तो वहां पर पढ़ते हैं आवर्त काल। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड आवर्तकाल करते हैं। और फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में रिलेशन होता है F=1/T, अर्थात फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड घटेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी घटेगी, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज F=1/T। फ्रीक्वेंसी का यूनिट 65वें बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज यूनिट हेनरिक हर्ट्ज के याद में दिया गया था। और टी टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। स्मॉल टी मीन्स होता है टाइम टेकन और कैपिटल टी मीन्स होता है टाइम पीरियड। सो नेवर गेट कंफ्यूज। जीवन काल जनरली बुक टू बुक वैरी करेगा, इसको 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज। जीवन का लाइफ पीरियड, लाइफ स्पैन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केंद्रक होते हैं नोट, और आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। निर्माण फॉर्मेशन इसका भी अस्थि मज्जा में, निर्माण अस्थि मज्जा बता चुके हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। और रिलेटेड डिजीज थैलेसीमिया। जब भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक को रिकॉल कीजिए, और जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके प्रीवियस ईयर से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको बनाइए, पूरा कंप्लीट होगा। और जो भी हम लोग पॉइंट यहां लिख रहे हैं किसी न किसी इम्तिहान में, परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। तो डब्ल्यूबीसी, इसका नाम बताए थे आपको, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इसका मुख्य फंक्शन इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करना, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कभी भी पूछेगा आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो बोलेंगे 600:1, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जीवन काल 3 to 5 डेज, इसमें न्यूक्लियस होता, निर्माण अस्थि मज्जा में। और एक आरबीसी का एक पॉइंट और है, आरबीसी को प्लीहा, आरबीसी जब मरने के बाद ये चला जाता है प्लीहा में, प्लीहा को कहते हैं तिल्ली, इसी को कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन। पूछेगा एक प्लीहा तिल्ली, लीवर जॉन्डिस से प्रभावित होता है, अब प्लीहा तिल्ली जिसको स्प्लीन कहते हैं ये मलेरिया से प्रभावित होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉन्डिस से प्रभावित
अंग लीवर है। मलेरिया से प्रभावित ऑर्गन प्लीहा जिसको बोलो, या तिल्ली बोलो, या स्प्लीन बोलो। प्लीहा को, तिल्ली को, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। कब्रगाह अंग्रेजी में कहते हैं प्लीहा माने स्प्लीन। इट इज कॉल्ड एज ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो याद रखिएगा, आरबीसी को जब इसको डेड हो जाता तो ये प्लीहा तिल्ली में चला जाता, वहां निस्तारण होता है। तो इसी कारण प्लीहा तिल्ली को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। और ऐसे जनरली मरने के बाद उसको कब्रगाह में दफनाता है, तो उसीलिए नाम पड़ गया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। राइट आंसर इज प्लीहा। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी को हमने बताया था सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी, शरीर का सिपाही, शरीर का सिपाही। चलिए, अब है दो प्रकार का होता है इसको। एक कहते हैं अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। दूसरे को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। देखिए इसमें क्या क्या आता है। इस्नोफिल, बेसोफिल और तीसरा न्यूट्रोफिल। इसमें आया मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर पूछेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों में बड़ा कौन होता है, तो डब्ल्यूबीसी। अगर पूछेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का संख्या होता है 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब और आरबीसी का होता है 2.3 लाख, 2.3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। ये आरबीसी का हुआ संख्या। डब्ल्यूबीसी का हुआ 55 लाख। अगर मिलियन में होगा तो 5.5 मिलियन, इसमें 2.3 मिलियन। तो सबसे बड़ा होता है जनरली आरबीसी और संख्या भी है सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी का। सबसे बड़ा हुआ डब्ल्यूबीसी, संख्या भी ज्यादा डब्ल्यूबीसी का। और इस डब्ल्यूबीसी का सडनली बढ़ जाना, इस डब्ल्यूबीसी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सडनली बढ़ जाना, उसी कहते हैं ब्लड कैंसर, उसी कहते हैं ल्यूकेमिया। और डब्ल्यूबीसी का घट जाना, डिक्रीज करना, नीचे एरो मींस डिक्रीज, तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बताते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी का 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब या 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब, आरबीसी का 2.3। तो हमने कहा कि अगर पूछेगा तीनों में सबसे बड़ा कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा कौन होता है, तो मोनोसाइट, सबसे बड़ा मोनोसाइट। अब देखिए, ये एलर्जी में सहायक होता है, ये एलर्जी, और ये एलर्जी में सहायक हुआ। ये जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु भक्षण भी होता है, बायोलॉजी में नाम होता है फैगोसाइटोसिस, माने जीवाणु का भक्षण करता है। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, भक्षण मीन्स खत्म करना, खा जाना। अंग्रेजी बायोलॉजी में फैगोसाइटोसिस, यहां लिख देते हैं फैगोसाइटोसिस। और न्यूट्रोफिल, ये एलर्जी में भी सहायक होता और जीवाणु भक्षण दोनों के लिए होगा, तो न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट, यह डब्ल्यूबीसी का सबसे सक्रिय कोशिका है। और लिम्फोसाइट, यह जीवाणु का पहचान करके, माने फॉरेन पार्टिकल का, जो भी बाहर से पार्टिकल आता है फॉरेन पार्टिकल, वो एंटीजन होता है। और एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी में एक विशिष्ट प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन बनता है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। याद रखिएगा, एंटीजन इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंटीजन कहां, तो आरबीसी। एंटीबॉडी कहां, तो प्लाज्मा में। फिर से एंटीजन आरबीसी, एंटीबॉडी प्लाज्मा में। कहेगा सर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडी, सिंपल वर्ड में। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल मीन्स अमेरिका, यूरोप, कनाडा नहीं, फॉरेन पार्टिकल मीन्स कोई भी बाहर का चीज, ऑर्गेनिज्म, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में इंटर किया, वो हुआ एंटीजन। अब उसके खिलाफ हमारे शरीर में जो स्पेशल प्रोटीन बन रहा है एंटीजन के खिलाफ, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीजन कहां होता है, एंटीजन यह आरबीसी पर, और एंटीबॉडीज कहां होता, प्लाज्मा पर।
तो सबसे सक्रिय कोश का WBC का मोनोसाइट, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, RBC WBC प्लेटलेट में तीनों में सबसे ज्यादा संख्या, WBC का 55 लाख 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब, और दूसरा RBC तीसरा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा WBC, उसके बाद RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स। तो संख्या नंबर के आधार पर सबसे ज्यादा WBC होता हमारे ब्लड में, उसके बाद RBC होता, उसके बाद प्लेटलेट्स होता। ये एलर्जी में सहायक, ये जीवाणु भक्षण में सहायक, और एलर्जी और जीवाणु भक्षण तो न्यूट्रोफिल। अगर कहेगा सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, और जो जीवाणु को पहचान करके, फॉरेन पार्टिकल को पहचान करके हमारे शरीर को डिफेंस देता और वह बीमारी के प्रति फाइट करता, एंटीबॉडीज बनाता, उसे कहते हैं लिम्फोसाइट। WBC का एकाएक बढ़ जाना ब्लड कैंसर कहलाता है, ब्लड कैंसर, इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं इसको? और WBC का घट जाना ल्यूकेपीनिया। These are the important terms, points related to WBC. Now the next point is a small point, very, very important point, that is called platelets. प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं विषाणु, और बार बार बोलते हैं बायो में, साइंस में, हर समय इंग्लिश और हिंदी टर्म को अवश्य यूज कीजिए। हिंदी वाले अंग्रेजी के टर्म को अवश्य लिखिए, अंग्रेजी वाले की जरूरत नहीं हिंदी लिखना, लेकिन हिंदी वाले अंग्रेजी अवश्य लिखिए। देखिए, अब एक कोरिलेट करते हैं, अभी तक जो पढ़े एक बार रिकॉल करते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं तो पीछे हुए बातों को दिमाग में रिकॉल कीजिए, पढ़ने के बाद उसको फिर से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पढ़े इंट्रोडक्शन में, वो पढ़िए, फिर RBC WBC रिकॉल कीजिए आंख बंद करके। उसके बाद जैसे पढ़ने के बाद एक बार पूरा रिव्यू कीजिए, और फिर जब फ्री होने के बाद सामने बैठिए, उससे रिलेटेड एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है वो पूरा बना जाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। स्लोली आपका टेस्ट में नंबर भी बढ़ेगा, और आपको सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे साइंस और हो, चाहे आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसी तरह आप करते जाएगा, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, RBC का मुख्य कार्य क्या बताए थे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। WBC क्या बताए? इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। हिंदी में कहते हैं रक्त का अस्कंदन, और सिंपल हिंदी में कहते हैं इसको रक्त का थक्का होना। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, चाहे SSC हो, BPSC हो, दरोगा हो, रेलवे हो, देखिएगा उसी 4 पॉइंट को घुमा करके यहां से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या क्या कहेगा। रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग में, और इसका नाम है क्या? थ्रोम्बोसाइट। इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लोटिंग। अगर क्वेश्चन पूछेगा सर कौन सा मिनरल, कौन सा एलिमेंट ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, तो राइट आंसर जी कैल्शियम। क्या बोलेंगे? कैल्शियम। Ca2+, बैलेंस इसकी 2 है। अगर पूछेगा ब्लड क्लोटिंग में कौन सा प्रोटीन मदद करते हैं, तो बोलते फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। जो ऑप्शन मिलेगा यह हुआ प्रोटीन से रिलेटेड। कहेगा अगर ब्लड क्लोटिंग कौन मिनरल या एलिमेंट करता है, तो कैल्शियम। कहेगा सर ब्लड क्लोटिंग कौन सा प्रोटीन करता है, तो फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। कहेगा सर ब्लड क्लोटिंग कौन सा विटामिन करता है। देखिए क्वेश्चन अलग, सेम है पैटर्न, लेकिन बस एक टर्म अलग हो रहा, आंसर अलग। अगर पूछेगा ब्लड क्लोटिंग कौन सा मिनरल, तो बोलेंगे कैल्शियम। कहेगा ब्लड क्लोटिंग कौन सा प्रोटीन, तो बोलेंगे फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। अगर कहेगा ब्लड क्लोटिंग कौन सा विटामिन, तो बोलेंगे के। अगर कहेगा ब्लड क्लोटिंग कौन सा केमिकल कंपाउंड, कौन सा रासायनिक यौगिक पूछेगा, तो बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? फेरिक क्लोराइड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कहेगा सर ब्लड क्लोटिंग ब्लड का कौन सा पार्ट मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में ब्लड का कौन सा पार्ट मदद करता है, विच पार्ट ऑफ द ब्लड इट हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। द राइट आंसर इज ब्लड सेल। अगर पूछेगा ब्लड सेल कौन है, तो प्लेटलेट्स। तो जब भी पढ़ते तो इसी तरह एक छोटा छोटा डायग्राम दिमाग में बना करके इसको सेट कीजिए। हमने क्या कहा सर, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और इसमें भी केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता।
और इसका जीवन काल 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन जनरली। जीवन काल लाइफ टाइम 3 से 5 दिन। तो देखिए हमने क्या कहा, प्लेटलेट्स इट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का करने में। कहे सर इसका नाम क्या है अलग से, थ्रोम्बोसाइट। सर प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता। सर जीवन काल 3 से 5 दिन। और निर्माण अस्थि मज्जा में फॉर्मेशन, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, इससे रिलेटेड डिजीज थैलेसीमिया। या रिकॉल करते जाइए, बार बार बोलते जाइए, दिमाग में वो सेट हो जाएगा। अब देखिए हम कहें कि सर 2 तरह का फैक्टर होता है, एक होता है कोगुलेटिंग फैक्टर। कोगुलेटिंग क्या हुआ, जो थक्का करेगा। एक होता है एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर, वो बताते हैं। पहले कोगुलेटिंग फैक्टर देखिए, कहेगा सर रक्त को थक्का करने में कौन सा मिनरल मदद किया इनमें, तो बोलेंगे कैल्शियम। कहेगा रक्त को थक्का ब्लड क्लोटिंग करने में कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिन या फाइब्रोजेन। कहेगा सर रक्त को क्लोटिंग करने में कौन सा विटामिन, तो विटामिन के। सर रक्त को ब्लड क्लोटिंग करने में कौन सा केमिकल कंपाउंड, तो फेरिक क्लोराइड। और सर ब्लड का कौन सा सेल, कौन सा पार्ट ब्लड क्लोटिंग मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। ये हुआ छोटू कोगुलेटिंग। अब कभी कभी आप ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो ब्लड पानी जो होता है बर्फ बन जाता है, आइस। तो हमारे ब्लड में भी फिर आप देखिए एक चीज और शुरू में आपको नहीं बताया, सेलुलर पार्ट जो होता है छोटू वो 45% होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55%। 55%। कहीं कहीं बुक में मिलेगा 60-40, एग्जैक्ट डेटा यही है। सेलुलर पार्ट हो गया 45। 45% और लिक्विड पार्ट होगा 55%। और इस 55 में 90% जो होता है वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। 6% में प्रोटीन आ गया, एंटीजन आ गया, एंटीबॉडीज आ गया, ग्लूकोज आ गया, प्रोटीन आ गया, दीज आर द। और ऑक्सीजन लेकिन नहीं आएगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो हमने कहा कि सर सेलुलर पार्ट था 45%, लिक्विड पार्ट था 55%। 55% में 90% वाटर था और 6% प्रोटीन था, और लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं था, और सब था, ग्लूकोज था, एमिनो एसिड था, प्रोटीन था, एंटीजन था, ड्रग्स था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीजा अब हमने कह रहे थे कि सर पहाड़ी ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो पानी बर्फ बन जाता। सर अभी जस्ट बोले कि लिक्विड पार्ट प्लाज्मा जिसे कहते हैं उसमें 90% वाटर है, तो वो जम जाना चाहिए। तो भगवान ने, वायुगुरु ने, अल्लाह ताला ने हमारे शरीर में एक अलग सा प्रोटीन है जिसने कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है, हिपैरिन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन हमारा रक्त जमता नहीं है, तो हिपैरिन एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर हो गया। अब होता है एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर। कोगुलेटिव मींस क्या हुआ छोटू, थक्का, एंटी जो नहीं होने। तो एक बताए हिपैरिन, और दूसरा छोटू ये तो हमारे शरीर में बना, दूसरा है हिरुडिन। हिरुडिन जो होता है लीच, जिसको हिंदी में कहते हैं जोक, लीच से प्राप्त होता है। तो एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर हिपैरिन हो गया, एक हिरुडिन हो गया। और कोगुलेटिंग फैक्टर में मिनरल तो कैल्शियम, प्रोटीन तो फाइब्रिन, विटामिन तो के, केमिकल कंपाउंड फेरिक क्लोराइड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। आज भर का यही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, एंटीजन, एंटीबॉडी, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस, किसको ब्लड दे सकता, कौन ले सकता, डोनर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता, उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी ओ किस आधार पर, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, ये टॉपिक के साथ आपको अगले क्लास में खत्म करेंगे। यह हाफ पार्ट पूरा हो गया आपको। आजकल के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।